हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन, तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो वो जो टेस्ट सीरीज नंबर है, टेस्ट सीरीज नंबर 21 आज हम डिस्कस करेंगे। जीके जीएस का, किसका? देखिए, जीके जीएस का। तो जीके जीएस का हम अभी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज नंबर 21 को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, मतलब बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं, जिस तरह हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा रहे हैं, क्वेश्चन उसी तरह पूछे जाते हैं। और जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करवाते हैं, वो यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं भी वो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो चलिए, आपको इससे पहले बता दें, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आएगा, वो आपको जीके जीएस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए, यहीं से आपको पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या आगे पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, डिस्कस किया जा रहा है। ओके, तो देखिए, जीके जीएस का भी क्लास चला है आपका, उसके बाद मैथ का भी चल रहा है, मैथ एप्टीट्यूड, रीजनिंग का भी चल रहा है और जनरल इंग्लिश का भी चल रहा है। ओके, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए, यदि देखिए जीके जीएस का तो क्या है कि टेस्ट सीरीज आपको हम यहाँ पे करवा दिए। ओके, टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं और रिव्यू भी अच्छे देते हैं, सर ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बताते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप दे देते हैं। ओके, तो चलिए, ये उसके लिए आपको, फिर उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज के बाद आपको ई बुक का भी पीडीएफ ले लीजिए। तो उसमें क्या है कि आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा। जो ई बुक तैयार किया गया है, एकदम एग्जाम पैटर्न पे ही तैयार किया गया है। ओके, क्वेश्चन वहां से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, 7564864459, तो उस पर आपको 70 रुपीज़ का पेमेंट करना है और ई बुक आपको प्राप्त कर लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो किससे अभिव्यक्त किया जाता है? तो देखिए, भूमध्य रेखा से। ओके, आपको बता दें, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या? देखिए, विषुवत है ना, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ओके, तो भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से। मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब बोलिएगा, सर ये जो भूमध्य रेखा है, इसका मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा क्या होता है? तो देखिए, जो भूमध्य रेखा होता है ना, वह पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। ओके, यह मतलब जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव, आप जानते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, ओके, जानते हैं ना, नॉर्थ साउथ होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ओके, और इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज देखिए, भूमध्य रेखा जो है 13 मतलब 13 कंट्री से, मतलब 13 देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कितने कंट्री से गुजरती है? तो 13 कंट्री से गुजरती है। ओके, इतना समझ गए ना? उसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा पे जो सूर्य होता है, वो मतलब आपके सर के मतलब सीधा लंबवत होता है। वही कारण होता है कि जो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, मतलब तापमान क्या है, तापमान वहाँ मतलब पूरे वर्ष में तापमान स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ओके, एक ही समान रहता है। जैसे में आप देखिए, भारत में क्या है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी है, ठंडा में ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना। लेकिन भूमध्य रेखा पे क्या होता है, जो सूर्य होता है वो सर के लंबवत होता है। ओके, सूर्य जो होता है वो लंबवत होता है। वही कारण है कि वहाँ का जो भूमध्य रेखा पर जो पूरे वर्ष का तापमान होता है, जो तापमान होता है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है। ओके, समझ गए? उसके बाद देखिए, यही कारण है कि यहाँ पे सबसे कम सूर्योदय और सबसे कम सूर्यास्त होता है, क्योंकि आपको पता है ना क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है, जो क्षितिज के लंबवत होता है। ओके, इतना समझ गया? चलिए, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, इतना तो आपको बता दिए ना।
चलिए यहाँ देखिए, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। मतलब कटिबंध हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में जोन बोला जाता है, जोन, है ना। जोन क्या है, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, जोन कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। क्या है, उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ओके, और आपको बताए थे ना, देखिए उष्ण कटिबंध में जो सूर्य है शीर्ष पर चमकता है। ओके, चलिए, वही कारण है कि क्या होता है कि यहाँ पे अधिक तापमान होता है, अधिक गर्मी होता है और अधिक वर्षा भी होता है। ओके, इतना समझ गए ना, तो याद रखिएगा, क्योंकि वो सूर्य जो है शीर्ष पर चमकता है, वही कारण है कि, यही कारण है कि इस भाग में अधिक तापमान, अधिक गर्मी और वर्षा भी होती है। ओके, तो इतना जो विशेष जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। ये क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाती है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको सही से पेन डाउन कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो 21 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब हरित गृह गैस, मतलब क्या आप जानते हैं ना, इसका इंग्लिश जानते हैं ना, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो देखिए CO2, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ओके, लेकिन जो नाइट्रोजन जो है ना, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो जो CH4 जानते हैं ना, CH4 मतलब क्या है, मीथेन है। और आपसे पूछ देगा यदि गृह मतलब हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए जो इसके प्रभाव के लिए जो मुख्य गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ना वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बता दीजिए CO2 जो है मुख्य रूप से इसके लिए प्रभावी गैस है। किसके लिए, हरित गैस, हरित गृह गैस के लिए, मतलब हरित गृह गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए। ओके, तो चलिए इसके बारे में आप देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आता है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में 1823, ओके, मतलब 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में जोसेफ कुरियर, कौन है देखिए, जो ये पेन डाउन कर लीजिए, जोसेफ क्या है, कुरियर। ओके, जोसेफ जो कुरियर है, तो उसके द्वारा बताया गया था कब, 1823 ईस्वी में, किसके बारे में, ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, देखिए हर मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए जो मुख्यतः जो गैस जिम्मेदार है CO2 है। तो ये जो है ना जो पॉइंट है वो वीवीआई है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य के ऊष्मा को पृथ्वी विकिरण द्वारा प्राप्त होती है, अवशोषण करती है। ओके, जो सूर्य के ऊष्मा को पृथ्वी विकिरण द्वारा प्राप्त करती है, किसके द्वारा, विकिरण द्वारा प्राप्त करती है। जो सूर्य की ऊष्मा है ना, उसको पृथ्वी जो है विकिरण द्वारा प्राप्त करती है, और जो ऊष्मा है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। ओके, उसके बाद देखिए, पृथ्वी गर्म होने पर ऊष्मा छोड़ती है, जब वह ऊष्मा वायुमंडल में जाती है तो CO2 गैस जो है छतरी की तरह उस ऊष्मा को रोकती है और पुनः ऊर्जा पृथ्वी पर वापस करती है, जिससे पृथ्वी जो है अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो आप जानते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जानते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म रहता है ये। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो वही कारण है कि मतलब पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, ग्रीन हाउस गैस में CO2 गैस के ज़्यादा उत्सर्जन के कारण। ओके, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था। तो आप जानते हैं ना, देखिए कौन था, शाहजहां। शाहजहां के बारे में जानते हैं ना, औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में कैद कर लेता है और 1666 मतलब 1666 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ओके, इतना समझ गए ना। चलिए, तो औरंगजेब के बारे में आपको बताएं, तो औरंगजेब के बारे में देख लीजिए, मुगल वंश का क्या था, शासक था। किस नंबर का था, तो 5वें नंबर का शासक था। ओके, क्योंकि देख लीजिए पहला कौन था, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ओके, तो उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो पहला कौन सा है,
पहला है बाबर, दूसरा कौन सा है, दूसरा था उसके बाद हुमायूं आता है, फिर तीसरा में अकबर आता है, चौथा में सलीम जिसको आप जहांगीर भी बोलते हैं, और पांचवा में आपको आ जाता है शाहजहां। देखिए शाहजहां का जो बचपन का नाम था क्या था, खुर्रम। देखिए शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। ओके, और आपको बता दें कि इसका आपको शासनकाल यदि पूछ दे तो कब तक था, देखिए 1628 से 1658, मतलब 1628 से 1658 ईस्वी में, क्योंकि 1658 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है, और जो आगरा के ताजमहल है ना, तो वहाँ पे कैद कर दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो वहाँ पे उसकी सेवा कौन करता है, तो उसकी पुत्री, जहाँ आरा के बारे में आपको बताए थे ना पिछला क्वेश्चन में भी, जहाँ आरा के बारे में बताए हैं, तो जहाँ आरा जो था वो शाहजहां की सेवा करती है, जो कि उसकी पुत्री थी, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, तो बोले सर जब 1666 में मृत्यु हुआ तो उसका समाधि कहाँ है, देखिए समाधि से क्वेश्चन आते रहता है। ओके, तो समाधि है ताजमहल में ही, ताजमहल में ही समाधि है। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, किसके लिए, तो मुमताज, जो उनका बीवी थी मुमताज बेगम, ओके, मुमताज बेगम की याद में। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं शाहजहां के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 1628 ईस्वी में वो शासक बनता है, 1658 में मृत्यु हो जाती है, उसको खुर्रम भी कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो इतना समझ गए ना, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। ओके, बाद देखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, एक क्वेश्चन जो है VVI में आता है। यदि मुगल वंश में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग बोलेगा तो आपको शाहजहां है। ओके, और यदि चित्रकला का स्वर्ण युग पूछेगा तो कौन है, जहांगीर है। ओके, तो चलिए फिर इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो उन्होंने शाहजहानाबाद नगर को बसाया, दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर को अपने नाम पर, शाहजहां के नाम पर शाहजहानाबाद नगर को बसाया। ओके, उसके बाद देखिए VVI क्वेश्चन है। देखिए आना सिक्के, जो आना सिक्के है ना, आप जानते हैं ना वो जैसे में आप सुन रहे होंगे 4 आना है 8 आना, जैसे था लास्ट में आना बोला जाता था, तो उसी तरह आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। VVI है, तो आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ओके, चलिए उसके बाद देखिए शाहजहां का जो एक दरबारी इतिहासकार था, कौन है, क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, तो प्रकाश की गति क्या हो जाती है, देखिए प्रकाश की गति जो है बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 24 का ऑप्शन नंबर ए। माध्यम के तापमान में यदि वृद्धि होगा तो प्रकाश की जो वेग होगा, मतलब वेलोसिटी जो होता है, वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो चलिए इसके बारे में आप देख लीजिए। ओके, देखिए तो माध्यम के तापमान में यदि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसका जो प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब गति बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद देखिए प्रकाश जो होती है एक प्रकार की एनर्जी है, मतलब ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, संचारित करती है। और आपसे पूछ देगा जो लाइट है क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, तो ये अप एंड डाउन कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन VVI है। लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ओके, और प्रकाश के जो वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो रोमर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो सबसे पहली बार गणना किया था वो किसके द्वारा, रोमर के द्वारा किया गया था। ओके, उसके बाद देखिए तो प्रकाश का ज्ञान हमसे कैसे होता है, देखिए प्रकाश का ज्ञान हम आंखों से करते हैं, जो मतलब कोई भी लाइट का मतलब कितना वेवलेंथ किसका कितना ज़्यादा है वो। ओके, उसके बाद देखिए वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। तो चलिए 24 का आपको बता दिए ना। उसके बाद देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपन फ्रीक्वेंसी, मतलब V/F होता है, आप समझते हैं ना। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी होता है। और आपसे पूछ दें जो
जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा मतलब किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है? देखिए रेड कलर का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होता है। विबग्योर जानते हैं ना आप, इस तरह याद रखिएगा, 7 रंग होता है, जानते हैं ना, 7 रंग मतलब 7 कलर होता है विबग्योर। ओके, विबग्योर, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे कम, इस तरह वेवलेंथ बढ़ते जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में मतलब रोकने के लिए, स्टॉप के लिए क्या किया जाता है, रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। आप देखते हैं ना, रेड लाइट का यूज किया जाता है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है और सबसे कम आपको वायलेट का होता है, याद रखिएगा, बैंगनी रंग का। ओके, चलिए इतना समझ गए। और यदि पूछ दे सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो याद रखिएगा गामा किरण। यदि गामा किरण यदि आपको ऑप्शन में रहेगा ना, तो याद रखिएगा ये वीवीआई है। सबसे कम वेवलेंथ गामा किरण का होता है, किसका? गामा किरण का होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ओके, तो 25 का देखिए, 25 का क्वेश्चन है, क्वार्ज किससे बनता है? तो किससे बनता है क्वार्ज, बताइए? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सभी जगह क्वेश्चन ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्वार्ज किससे बनता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। देखिए, क्वार्ज का उपयोग मतलब घड़ी यंत्र में आदि बनाने में किया जाता है। ओके, इतना समझ गए। और देखिए क्वार्ज का गलनांक कितना होता है? देखिए 1713 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1713 डिग्री सेल्सियस जो होता है, एक क्वार्ज का क्या होता है, मतलब गलनांक होता है। और क्वार्ज जो होता है ना, एक प्रकार का चमकीला पत्थर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का चमकीला पत्थर होता है, जो कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाला क्या है, खनिज है, याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा क्वार्ज क्या है? मिनरल्स है। क्या है? क्वार्ज जो है मिनरल्स है, जो कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर पाया जाता है। ओके, देखिए पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर जो मिनरल्स पाया जाता है, सबसे पहला स्थान जो है ना, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला जो मिनरल्स है, तो आप जानते हैं ना, फेल्सपार। देखिए फेल्सपार। ओके, फेल्सपार जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और फर्स्ट स्थान पर है। और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो क्वार्ज है, CUARTZ होता है। ओके, तो क्वार्ज है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इतना समझ गए ना? तो चलिए उसके बाद देखिए, आपको पता है ना, देखिए क्वार्ज जो है यह प्रकृति में पाए जाने वाला बहुतायत मात्रा का खनिज है। खनिज मतलब जानते हैं, मिनरल्स, आपको पता है ना। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे प्रथम स्थान पर पाया जाने वाला जो मिनरल्स है वो है फेल्सपार्स, और दूसरा कौन सा है? तो क्वार्ज है, याद रखिएगा, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है। ये वीवीआई है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम सिलिकेट का मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या है? CO2O4Si। ओके, उसके बाद देखिए सोडियम सल्फेट एक सरल अकार्बनिक क्या है, यौगिक है। तो यौगिक और तत्व के बारे में भी हम पिछला जो टेस्ट सीरीज किए उसमें आपको विशेष जानकारी दे दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए सीमेंट मुख्यतः रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेट का क्या है, मिश्रण है। ओके, उसके बाद देखिए सोडा कांच का निर्माण सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका संगठन से होता है। तो ये जो है ना पॉइंट वीवीआई है। सोडा कांच का निर्माण किससे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से होता है और सिलिका संगठन से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 25 का आपको बता दिए। 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना वीवीआई क्वेश्चन है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो क्या कहलाती है? तो फ्लोरीन कहलाती है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैलोजन, क्या हैलोजन में जानते हैं ना 5 तत्व होते हैं, पहले 6 था, तो उसको एक को हटा दिया गया, तो कितना बच गया अभी? तो 5 ही बचा है। तो 5 कौन कौन सा है, कौन कौन सा है? देखिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेनिन है। आप ये याद कर लेना है क्या क्या है। देखिए आपको पता है ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और एस्टेनिन है। ओके, तो बोले सर इसका परमाणु संख्या भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए परमाणु संख्या भी पूछा जाता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, आप जानते हैं ना, 17। ओके, फ्लोरीन का कितना है? फ्लोरीन का है 9 परमाणु संख्या। आयोडीन का कितना है, बताइए आयोडीन का कितना है? 53। इस तरह आपको क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ब्रोमीन का कितना है बताइए? ब्रोमीन का कितना है? तो ब्रोमीन का है 35। ओके, और एक बताए थे एस्टेनिन, तो एस्टेनिन का कितना है? 85 है, याद रखिएगा। और एस्टेनिन जो होता है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? एस्टेनिन जो है रेडियो एक्टिव
एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रख लीजिएगा। इतना चीज़ आपको नोट कर लेना है इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो हैलोजन जो कांच पर जो प्रहार करती है क्या है, फ्लोरीन, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका है। ओके, तो देखिए आपको बताए थे ना, देखिए आवर्त सारणी के जो वर्ग है 17 में है, कौन सा वर्ग 17 में हैलोजन को रखा गया है। और 5 तत्व आपको बता दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन। ओके, जो कि हैलोजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, उसके बाद परमाणु संख्या हम आपको सबको बता दी हैं, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए सभी हैलोजन तत्व अध्रुवीय सहसंयोजक द्विपारमाणविक अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन हरे नीले रंग की गैसें हैं। तो क्लोरीन और जो फ्लोरीन है वो हरे नीले रंग की गैसें हैं। ओके, उसके बाद देखिए ब्रोमीन जो है लाल भूरे रंग का क्या है, वाष्पशील द्रव है। तो ये आप ये सब याद रखिएगा, ये दोनों। ओके, ब्रोमीन लाल भूरे रंग का वाष्पशील द्रव है। आयोडीन जो है बैंगनी रंग का ठोस है। और एस्टोनिन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम आपको पीछे भी बता दिए। ओके, और देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों का यूज कहाँ होता है, देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज होता है पीने का पानी में करते हैं, स्विमिंग पूल में करते हैं। इसके बाद देखिए किसी किसी को यदि कहीं चोट लग जाता है तो ताज़ा घावों में भी किया जाता है, और कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए ना, तो मतलब 26 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बताइए। ये VVI क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते, याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मतलब मंडल है, याद रखिएगा 10 मंडल है। तो अभी देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ क्या है प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और एंशिएंट भी पढ़ाएंगे, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से बताते हैं, तो उसी तरह उतना ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। ओके, उसके बाद देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इतना VVI है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ओके, उसके बाद देखिए यदि आपसे सूक्त पूछेगा तो 1028 मतलब 1028 सूक्त है, याद रखिएगा। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ओके, और ऋग्वेद जो है विश्व की प्राचीनतम वेद है। ओके, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल को परिवार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 से 7 मंडल को क्या बोला जाता है, 10 में से 2 से 7 मंडल को परिवार मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे प्राचीनतम मंडल है। कौन, 2 से 7 मंडल, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया, मतलब वर्णन मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र देखिए, ये है ना बहुत VVI क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है। ओके, ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है, तो माँ सावित्री के बारे में बताया गया है। देखिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, यदि आप स्टेट लेवल का भी पेपर दिए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आते रहता है, याद रखिएगा। तो गायत्री मंत्र है ना, तो माँ सावित्री, याद रखिएगा। कौन, माँ सावित्री। देखिए यदि आप यहाँ नहीं पढ़े रहते ना, तो ये क्वेश्चन आता, आप कंफ्यूज हो जाते और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते, और उससे आपको रैंक कितना बिगड़ जाता है खुद अनुमान आप लगा लीजिए। ओके, तो कौन सा है, गायत्री मंत्र में माँ सावित्री के बारे में बताया गया है, याद रख लीजिएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट में भी थोड़ा लिखा कीजिए, सर कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इस तरह और पढ़ाइए। ओके, तो चलिए, तो इतना समझ गए ना। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, कौन सा मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, माँ सावित्री का प्रार्थना किया गया है। तो ये जो है ना, ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये देखिए VVI क्वेश्चन देखिए, किस तरह क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसी तरह आपको क्वेश्चन का तैयारी करना है। देखिए मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है, बताइए कब से माना जाता है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मगध राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से माना जाता है, याद रखिएगा। तो बोलिए सर इसके बारे में बताइए। देखिए जो मगध महाजनपद के जो प्रथम शासक था बिंबिसार था, कौन था, बिंबिसार, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में आते मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, तो इसके बारे में देख लीजिए। देखिए मगध साम्राज्य का जो आपको बारे में जानकारी मिलता है, तो बौद्ध धर्म में जो अंगुतर निकाय है, अंगुतर निकाय से मिलता है, और जो जैन धर्म में है भागवती सूत्र से
भगवती सूत्र से मिलता है। जो जो 16 महाजनपद है, मतलब 16 महाजनपद के बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है जानकारी। तो ये जो है ना पॉइंट एकदम वीवीआई है। क्वेश्चन में आपको जाइएगा, क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं और डीआरडीओ में ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये 10th लेवल पे क्वेश्चन मतलब एग्जाम लेता है, 12th लेवल पे लेता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा। लेकिन इजी कब होगा? जब आप पढ़े रहिएगा तभी इजी रहेगा। ओके, तो बौद्ध साहित्य का अंगुतर निकाय और जैन साहित्य के कौन सा? भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ओके, इतना समझ गया ना? चलिए उसके बाद देखिए, आपसे पूछेगा जो और आपको बता दें, देखिए बौद्ध धर्म का जो अंगुतर निकाय है ना, जो अधिक प्रमाणित माना गया है, मतलब वहाँ से जो जानकारी मिलता है वो अधिक प्रमाणित माना गया है। ओके, इतिहासकार वहाँ से मतलब अपने आप मतलब अच्छा मानते हैं कि वहाँ से हमको महाजनपद के बारे में विशेष जानकारी मिला है। कहाँ से? तो अंगुतर निकाय से। बौद्ध धर्म का कौन सा निकाय? अंगुतर निकाय से। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो मगध वंश में जो 4 वंश बना, तो उसका आपको सही क्रम में आपको क्या करना है? मतलब आपको मतलब आंसर सही करना पड़ेगा। मतलब पहले कौन वंश आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे है। ओके, उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ओके, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक होता है उसको कौन था? घनानंद था। तो घनानंद को हरा के जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य वंश का स्थापना कर देता है। और उसका जो गुरु कौन था? कौटिल्य। आप जानते हैं ना, कौटिल्य। ओके, तो इतना समझ गए। मगध में सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ये जो है वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। मगध शब्द का जो सर्वप्रथम जो मतलब शब्द का प्रयोग किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। तो देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मगध शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है, जो शब्द बोला गया है, मगध शब्द कहाँ से? अथर्ववेद से बोला गया है। और मगध महाजनपद की जो आरंभिक राजधानी थी, राजगिरी थी। क्या? राजगिरी। राजगिरी अभी बिहार में है ना, राजगीर बोलते हैं ना आप, राजगीर। तो कौन था? राजगिरी था, जिसको आप गिरिब्रज भी उस समय गिरिब्रज भी कहा जाता था। तो ये भी याद कर लीजिएगा। मगध राज्य का जो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी राजगिरी, गिरिब्रज उसी को कहा जाता है। ओके, तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए बता दिए। मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? बताइए, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। ओके, उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, अवमूल्यन का अर्थ है कि सरकार द्वारा अपने देश के मुद्रा को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या कर देता? कम कर देना। मतलब विदेशी मुद्रा के जो रेट ज़्यादा रहता है, जैसे डॉलर जानते हैं ना, तो उससे अपने मुद्रा को, यदि कोई भी राज्य का कोई भी देश का जो सरकार होता है मुद्रा को कम कर देता है, तो उसी को हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 1949 में हुआ है। ओके, 1949, 1966 में हुआ है और 1991 में हुआ है। ओके, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991 में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए, अवमूल्यन के द्वारा निर्यात बढ़ाकर आयात कम कर भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में क्या किया जाता है? मतलब लाया जाता है। याद रखिए, अवमूल्यन के द्वारा क्या करता है? निर्यात को बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद निर्यात बढ़ा देता है और आयात कम कर देता है। मतलब कोई भी देश में, जैसे भारत जो है, जैसे अमेरिका से व्यापार करता है तो क्या करता है? यहाँ से निर्यात ज़्यादा करता है। ओके, निर्यात मतलब वहाँ से सामान मंगवा लेता है, और आयात मतलब यहाँ से जो है वो कम भेजता है। तो उसके द्वारा क्या करता है? जो भुगतान संतुलन है उसको स्थिर कर लेता है और अवमूल्यन को मतलब बचा लेता है। याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, अवमूल्यन भारत सरकार द्वारा अंतिम बार उदारीकरण के वर्ष में लाया गया था। कब उदारीकरण आया था? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण आया था 1991 में आया था। याद रखिएगा। तो इतना समझ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी था। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना। मतलब निर्यात मतलब भेजना, कोई सामान को भेजना। ओके, जैसे अमेरिका में आप भेज रहे हैं या रसिया में भेज रहे हैं, कहीं भी जहाँ से आपको
भेज रहे हैं, और आयात मतलब होता है मंगवाना। ओके, तो चलिए इतना कंफ्यूज मत होइएगा, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी कृति है? तो देखिए एरिक सेगल, क्या है? एरिक सेगल नाम है। ओके, सेगल, एरिक सेगल का है। तो कब लिखा, कब प्रकाशित किया गया था? तो देखिए 14 फरवरी 1970 को। ओके, मतलब एरिक सेगल के द्वारा जो प्रसिद्ध उपन्यास है लव स्टोरी को क्या किया गया था, मतलब प्रकाशन में लाया गया था। ओके, 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे के दिन है, आप लोग जानते हैं ना वैलेंटाइन डे। ओके, तो चलिए, तो देखिए इस उपन्यास का जो प्रकाशित तारीख है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, 14 फरवरी को, क्योंकि लव स्टोरी पर ये उपन्यास लिखा गया था एरिक सेगल के द्वारा। ओके, उसके बाद चलिए, तो इतना समझ गए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन तक बता दिए। इसी तरह जो है टेस्ट सीरीज जी के जीएस का भी आ रहा है, उसके बाद रीजनिंग का भी आएगा, एप्टीट्यूड का भी आ रहा है, और किसका, इंग्लिश का भी आ रहा है। तो यहाँ से आप तैयारी को बेहतर बनाइए। फिर हम आपसे अगला वीडियो में मिलते हैं। और एक बार और आपको बता दें, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।